मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की आपकी जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 34 जो कि डेट 21 सितंबर 2020 की है। बच्चों, सबसे पहले तो आप वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो वर्कशीट है वो आपके चैप्टर धातु और अधातु चैप्टर से ली गई है और इसके बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके एक नए टॉपिक आयनिक यौगिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि यौगिक क्या होते हैं। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हमें जो समझना है वो समझना है आयनिक। नई टर्म यहाँ पे एक आई है आयनिक। हमें उसको समझना है कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। चलिए उसको देखते हैं। आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं। ये आयन वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं। तो यहाँ पे मेन बात क्या हुई कि जो आपके आयन होंगे वो क्या होंगे? परमाणु होंगे जो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेंगे या फिर उनका त्याग करेंगे। ठीक है, ग्रहण और त्याग करने से या तो उन पे धनावेश आएगा या फिर उन पे ऋणावेश आएगा। धातु अपनी प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी कि धातु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और क्या बनाएंगे? धन आयन बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम एक बार और देखते हैं धातु के बारे में। धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, धन आयन बनाते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। और इसी तरह से हम अधातु के बारे में अगर पढ़ें तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ऋण आयन बनाते हैं और इनकी वजह से उन पे क्या आता है? ऋण आवेश आता है। ओके, तो हम अगर इसका कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे तो धातुओं में क्या होगा आपका? धातु में आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, धनायन बनेगा और उन पर धनावेश आ जाएगा। और अगर हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे अधातु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, ऋणायन बनेंगे और उन पर ऋणावेश आएगा। आइए हम एक उदाहरण की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक धातु का उदाहरण लेंगे। तो हम एक धातु का उदाहरण लेते हैं जो कि आपकी धातु है सोडियम। हम धातु का उदाहरण लेंगे। धातु आपकी लेते हैं हम सोडियम, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि उसकी परमाणु संख्या होती है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बेटा? 11। ओके, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो वो कितना होगा? 2, 8, 1। ठीक है, अभी हमने क्या बात की कि धातुएं जो होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? त्याग देती हैं। ठीक है, धातुएं क्या करती हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं और उनके त्यागने के बाद उन पर क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख पा रहे हैं, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2, 8, 1। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी, जब वह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10। तो जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वहाँ पे आपके पास सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8। अब मैंने आपको बताया था त्यागने के बाद उस पर क्या आ जाएगा? एक प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा आपका? ये आपका सोडियम का आयन बन गया। ये क्या बन गया? सोडियम का आयन बन गया और जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन गया? 2, 8। अब हमने ऐसा क्यों किया कि उसके आखिरी उसमें शेल में आखिरी कोश में सिर्फ या तो 2, हमारी स्टेबिलिटी के लिए अगर हम उसे स्टेबल करना है तो उसके लिए 2 होने चाहिए या फिर कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले सोडियम में
जब वो सिर्फ सोडियम था तो उसके आखिरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन था जिसको उसने लूज़ कर दिया। उसके बाद उसके पास आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके बाद वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सोडियम के आसपास ऐसा कौन सा तत्व है, सोडियम के पास ऐसा कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो और जिसकी परमाणु संख्या 10 हो? जी हाँ, ऐसा तत्व है आपका नियोन। नियोन आपका ऐसा तत्व है जिसका जो परमाणु संख्या है वो क्या होती है, 10 होती है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 होता है। लेकिन हमने नियोन के जितने ही परमाणु संख्या क्यों की सोडियम की? क्योंकि वह अपने आप में क्या है, बिल्कुल स्टेबल है। उसको ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत, ना गेन करने की ज़रूरत। अब इन ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी उत्कृष्ट गैसें या फिर नोबल गैसेस बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, इनको उत्कृष्ट गैसें। ठीक है। अब इसी तरह से हम एक अधातु का उदाहरण लेंगे। चलिए हम एक अधातु का उदाहरण लेते हैं। हम लेते हैं अब क्लोरीन का उदाहरण। ठीक है, तो हमारी अधातु है आपकी क्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या 17 होती है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तत्व में उसको अगर उसकी स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके आखिरी कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि क्लोरीन में आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, यानी कि उनको छोड़ना, उनको त्यागना, वो बहुत मुश्किल होगा। तो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, जिसकी वजह से इसके आखिरी कोश में कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो ये क्या करेगा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने का मतलब आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा या माइनस, माइनस आता है। अधातु जो होती हैं एक इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, प्लस करेंगी। तो 17 में अगर मैं एक प्लस करूं तो कितने बन जाएंगे, 18, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 8। तो यानी कि इसके आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गई, अपने आप में स्टेबल हो गई। अब आप मुझे क्या फिर से बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी उत्कृष्ट गैस है जो क्लोरीन के आसपास होती है, जिसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 18 होती है? वो होती है आपकी आर्गन। आर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 होता है, जो कि एक क्या है, आपकी उत्कृष्ट गैस है। क्या है आपकी, एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस है। तो क्लोरीन ने क्या किया, अपने आसपास की उत्कृष्ट गैस आर्गन के जितनी क्या कर लिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, अपने आप में स्टेबल हो गया। उसके आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और वो अपने आप में क्या हो गया, स्टेबल हो गया। बेटा जिस भी आपके जो हमारे तत्व होते हैं उनके आखिरी कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने आप में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरीन पर आयन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यहाँ पे क्लोरीन पर आयन आ गया ना ये, तो क्लोरीन पर आयन का निर्माण हुआ। सबको क्लियर हुई ये बात? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपनी वर्कशीट में देखिए, दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस, जैसा कि मैंने आपको समझाया, विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करते हैं। अष्टक को पूरा होने के लिए आयनों का निर्माण उन्हें स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करता है।
धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया में, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि वो अपना अष्टक को पूरा करेंगे, उससे क्या होगा, उनको स्थिरता मिलेगी। मैं स्टेबल बोल रही थी ना, स्टेबल मतलब स्थिरता मिलेगी। ओके, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, आयनों का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका कि आयनों का निर्माण क्यों करते हैं, तो वो अष्टक को पूरा होने के लिए आयनों का निर्माण उन्हें स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करता है। उसके बाद देखो, धातुओं और अधातुओं के बीच जब अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अधातुएं क्या करेंगी, आपके अधातुएं अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, धातु पे कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं और उन पर धनावेश होता है, और आपके अधातु जो होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऋणायन बनाते हैं और उन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो इतना सबको क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आयनिक यौगिक का निर्माण, अब हम इसमें पढ़ेंगे बेटा आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है। देखिए, आयनिक यौगिकों की स्थिर विद्युत यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है, स्थिर विद्युत यौगिक भी इनको कहा जाता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि हमारे आयनिक यौगिक किस तरह से बनते हैं, ये क्वेश्चन भी आएगा आपका, आयनिक यौगिक किस तरह से बनते हैं। तो आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिक में आयन होते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका, आयनिक आबंध किस प्रकार से बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा जिससे आपके आयनिक आबंध बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस तरह से होता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण भी आपका आयनिक आबंध के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये तो आपका दिखाया गया है, किस इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि से। हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा एक बार आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से। ओके, तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें किसका निर्माण करना है, हमें सोडियम क्लोराइड का निर्माण करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सोडियम होना चाहिए और क्लोरीन होना चाहिए। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 281 और क्लोरीन का होता है 287। ठीक है, तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम इसको बिंदु संरचना से, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से जब हम करते हैं तो हम इसकी सिर्फ आखिरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। ठीक है, आखिरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ उनको कंसीडर करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो जब हम सोडियम पर बनाएंगे तो मैं सोडियम के आखिरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैं एक डॉट से दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। ठीक है, और अगर क्लोरीन में कितने हैं आखिरी कोश में, 7 हैं, तो उसको मैं एक क्रॉस से दिखा देती हूँ। ठीक है, क्रॉस से दिखाती हूँ। यहाँ पे एक क्रॉस, कितने हैं, 7 है ना, 7 बनाएंगे, 1 4 5 6 7 हो गए पूरे। अब इसको अपने आप की स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है सोडियम को, और क्लोरीन को एक गेन करना है ना। तो अब क्या करेंगे, जो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है वो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके यहाँ पे पहुँचा देगा। ठीक है, यहाँ आ गया इसका इलेक्ट्रॉन, और हमारी जो संरचना बनेगी वो किस तरह से बनेगी, देखिए Na यहाँ पे प्लस और Cl माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज जाएंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड की निर्माण होता है। ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से मैंने आपको समझाया है। आपकी वर्कशीट में उसको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अब उसको समझते हैं। सोडियम क्लोराइड का निर्माण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा अब हम देखेंगे। देखिए, इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि सोडियम जो है आपका, उसको हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं पहले, 2
8 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे पहले हम 2 8 1 और क्लोरीन का 2 8 7। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोडियम में 3 शेल बनी है, जिसमें पहली शेल में आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरी में आएंगे 8 और तीसरी में आएंगे 1। पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। इसी तरह से क्लोरीन में फर्स्ट में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो फर्स्ट में आप देखो ये 2 हैं आपके, यहाँ पे आपके 8 हैं और यहाँ पे आपका 1 है। ठीक है, और इसी तरह से क्लोरीन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 2 हैं, यहाँ आपके 8 हैं और यहाँ आपके 7 हैं। ओके, अब क्या करेगा ये, अब आपका इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, देखिए यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन गया, सोडियम से आपका इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास चला जाएगा तो आपकी संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे सिर्फ 2 शेल रह गई, देख रहे हैं ना आप, जहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 8 हैं। तीसरी जिसमें 1 था वो यहाँ से यहाँ चली गई, है ना, शेल नहीं गई है, एक इलेक्ट्रॉन गया, जिसकी वजह से यहाँ पे कितने हो गए 2, जिसकी वजह से आपके क्लोरीन पर कितने हो गए 2 8 8 तीनों शेल में, है ना। तो आप देखो कि सोडियम के भी कंप्लीट हो गए 2 और 8 और क्लोरीन के भी कंप्लीट हो गए 2 8 8। ठीक है, इसकी जब हम जनरल इक्वेशन समझने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से आएगी, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, जिसकी वजह से उस पर आयन आ गया प्लस वाला, जिसकी वजह से उसने कौन सा आयन बना दिया, धन आयन बना दिया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया, क्लोरीन ने, जिसकी वजह से उस पर आयन कौन सा बन गया, माइनस, यानी कि ऋण आयन बन गया। क्लियर हुआ सबको। अब देखिए हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। पहले इसकी जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा वो होता है 2 8 2 होता है। अब इसको अपने आप को स्थिर करने के लिए कितने लूज़ करने चाहिए, 2 लूज़ करने चाहिए। अब जैसे कि मैग्नीशियम और क्लोराइड है, क्लोरीन में तो सिर्फ एक अकेला क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसका मतलब इसमें कितने क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए, जो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का ले सके। तो इसीलिए यहाँ पे 2Cl है। ओके, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 लूज़ करेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ करेगा। तो एक इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, जो इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके ले लेंगे। अब इसकी जनरल इक्वेशन अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो देखें यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ये रहे आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, Mg2+ आ जाएगा। और क्लोरीन इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 क्लोरीन है ना, एक एक ले लेंगे दोनों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Cl- आ जाएगा। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का देखें तो किस तरह से आएगा ये, देखिए जब आपका मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम बीच में है, तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो मैंने आपको भी बताया 2 8 2 होता है। क्लोरीन का 2 8 6 होता है और इस वाले क्लोरीन का भी क्या होगा, 2 8 6। ठीक है, तो मैग्नीशियम पर आपके जो इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं वो देखेंगे हम, यहाँ पे 2 हैं पहली शेल में, दूसरी में 8 हैं और तीसरी में 2 हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन के पहली शेल में 2 हैं, दूसरी में 8 हैं और तीसरी में 6 हैं। और यहाँ पे भी क्लोरीन के पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 6 हैं। अब देखो क्योंकि मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, है ना, तो कौन कौन से हैं वो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को लूज़ करेगा, एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा। और इनका एक आपका यहाँ चला जाएगा और एक इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, सॉरी बेटा, यहाँ पे आपका क्लोरीन का 7, आपका क्लोरीन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। ओके, तो आपके यहाँ पे क्लोरीन का
यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको ठीक करूँ थोड़ा सा, देखिए सेवन, ठीक है। क्लोरीन के कितने यहाँ पे 7, सेवन, सेवन, ओके। तो लास्ट शेल में यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, ओके। हाँ जी, तो एक आपका मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन के पास चला गया यहाँ से, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन के पास चला गया। जिसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर बना वो कैसे बना कि ये जो क्रॉस वाला यहाँ पे उठ के आया था, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ, और मैग्नीशियम की यहाँ पे कितनी शेल रह गई 2, जिसमें एक में 2 और एक में 8, और यहाँ पे क्लोरीन के कितने बन गए 2, 8, 8, और यहाँ भी कितने बन गए 2, 8, 8, ओके। तो इस तरह से इन दोनों ने अपनी स्थिरता प्राप्त कर ली और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl